और जब मार्केट की बात आती है तो एक जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये रहता है कि मार्केट का क्या लगता है। और पी रेशियो के अराउंड लोगों का बहुत सारा अपना अपना मिसकॉन्सेप्शन है। तो मैं पहले पी रेशियो को एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमें कभी भी फॉर्मूला में बंधना नहीं है, हमें लॉजिक समझना है और हमें उस लॉजिक को एज पर दिस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। और यूजुअली यही होता है कि बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में लोग पीक ग्रोथ पे, पीक मार्जिन पे पीक वैल्यूएशन मल्टीपल दे देते हैं और उसके बाद फिर स्टोरी डीरेल हो जाती है और फिर पूरा वेल्थ डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार सौरभ और मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ। मार्केट में ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से ऊपर से हूँ और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। और जब मार्केट की बात आती है तो एक जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये रहता है कि मार्केट का क्या लगता है। और जो यूजुअल रिप्लाई होता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट अंडर वैल्यूड है। तो एक सवाल ये उठता है कि ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन होता क्या है ओवर वैल्यूएशन। और मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में इस चीज़ को समझाऊंगा कि क्या होता है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन और इसको कैसे मेजर करते हैं। और हम सब कोई ना कोई वैल्यूएशन मीट्रिक यूज़ करते हैं। आपने पी सुना होगा, पी जी पेग सुना होगा। ये मीट्रिक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, क्या बेटर है, हम ये सब सीखेंगे अगले 10-15 मिनट में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। एंड अगर आप देखें तो बेसिकली ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि जब वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं हो। अब हम उसको कैसे मेजर करें, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि कब पैसा बनने का चांस नहीं है, बिकॉज मार्केट में हर कोई रिटर्न बनाने के लिए है। और जब रिटर्न बनने का चांस नहीं होता है तो उसको ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। और जब अच्छा रिटर्न बनने का चांस होता है तो उसको अंडर वैल्यूएशन कहते हैं। अब जैसे इसको अगर मैं एक एग्जांपल से ले लूं, तो अगर हमारा एक रियलिस्टिक एस्टिमेट हम देखें कि मार्केट से हमारा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है, तो 12-13% का रिटर्न रहा है निफ्टी 50 का पिछले 10-15 सालों में। तो अगर हम कहें कि हमारा मार्केट से 15% एनुअल कंपाउंडिंग का एक्सपेक्टेशन है, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाता है। तो जब भी मार्केट एक ऐसे जंक्शन पे है जहां 15% का रिटर्न बनना भी बहुत ही मुश्किल लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। और अगेन ये अपने अपने एक्सपेक्टेशन की बात है। अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए वो नंबर 20% भी हो सकता है, कोई कंजर्वेटिव है तो 10% भी हो सकता है। लेकिन लेट्स सी कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं मार्केट में 15% रिटर्न जनरेट करूं। और मुझे आज के कंडीशन में मार्केट का वैल्यूएशन देख के, जो अर्निंग्स है वो सब देख के अगर लग रहा है कि ये बनने के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं कहूंगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। और अगर यही 15% बनाना मुझे लगता है कि देयर आर हाई चांसेस, 70-80% प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहां से 15% तो बनेगा ही बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। नाउ ये बस एक कॉन्सेप्ट है। आप इसको मार्केट पे भी लगा सकते हैं, आप इसको सेक्टर पे भी लगा सकते हैं, आप इसको स्टॉक पे भी लगा सकते हैं। और इसीलिए जब आप कोई रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट भी ये निकालते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। वो बाई होल्ड सेल निकालते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्राइस रेंज रहता है कि अगर 20% से ऊपर का एक्सपेक्टेशन है तो बाई है, 10 से 15% का एक्सपेक्टेशन तो होल्ड है, अगर लगता है कि यहाँ से प्राइस 20% गिर जाएगा तो सेल है। तो ये वही फ्रेमवर्क है कि यहाँ से कितना रिटर्न बन सकता है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है तो अंडर वैल्यूड है। और वैसे ही अगर हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो रिटर्न बिल्कुल नहीं आएंगे तो वो ओवर वैल्यूड है। अब सवाल ये उठता है कि ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन को हम मेजर कैसे करें, कैसे जाने कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब यहां पे आता है रोल वैल्यूएशन मीट्रिक का, वैल्यूएशन टाइप का, टेक्निक्स का। और जो सबसे जो पॉपुलर मीट्रिक है, और इनफैक्ट जो सबसे पहला पॉपुलर मीट्रिक है वो है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और पी रेशियो के अराउंड लोगों का बहुत सारा अपना अपना मिसकॉन्सेप्शन है। तो मैं पहले पी रेशियो को एक्सप्लेन करता हूं और फिर आई विल टेल कि कहाँ पी रेशियो यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और पी रेशियो के अलावा और कौन से रेशियो देखने चाहिए, क्यों हम पेग रेशियो की बात करते हैं। अगर हम पी रेशियो का डेफिनेशन ही देखें, इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, विच मीन्स शेयर का प्राइस क्या है
और शेयर की अर्निंग क्या है। लेट अस से कि एक कंपनी है जो 100 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और लेट अस से कि उस कंपनी का 100 करोड़ का सेल्स भी है और उस कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट है। सो 100 करोड़ का मार्केट कैप, 100 करोड़ का सेल्स और 10 करोड़ का प्रॉफिट, ये पूरा कंपनी का। और लेट से कि कंपनी के कुछ एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो शेयर करके एक शेयर पे कंपनी लेट से कि 10 रुपए का प्रॉफिट बना रही है। उस कंपनी के 1000 शेयर हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, बट एक शेयर 10 रुपए का प्रॉफिट बना रही है और वो शेयर कंपनी का मार्केट में 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आप मार्केट में जा रहे हो और 100 रुपए का प्राइस पे कर रहे हो एक शेयर खरीदने के लिए, और उस शेयर पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप आज के डेट में आज के प्रॉफिट पे 10 गुना ज्यादा पैसा पे कर रहे हो उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। तो आपका प्राइस हो गया 100 रुपी जिसपे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और आपका ई अर्निंग पर शेयर हो गया 10 रुपया, एंड दैट मीन्स कि आपका पी रेशियो हो गया 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि आज के अर्निंग पर शेयर पे आपको 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ रहा है इस कंपनी को खरीदने के लिए। उसका मतलब ये है कि अगर ये कंपनी ग्रो नहीं करती, लेट्स से कि ये जो 10 रुपए कमा रही है पर शेयर, अगर ये ऐसे ही कमाती रहे तो आपको 10 साल लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए, और 10 साल के बाद जो भी पैसा आएगा एक्स्ट्रा वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। बट अगर कंपनी ग्रो कर रही है, लेट्स से कि अगले साल 10 रुपए की जगह 15 रुपए प्रॉफिट कमाती है, अगले साल 20 रुपए प्रॉफिट कमाती है, तो हो सकता है कि आपको 10 साल की जगह 5 साल में ही आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का रिकवर हो जाए, और 5 साल के बाद कंपनी जो भी कमा रही है वो आपके प्रॉफिट में है। तो ऐसे पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझिए कि इसमें पी रेशियो कहाँ यूजफुल है और कहाँ यूजफुल नहीं है। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि आप देखिए, मैंने बोला कि 10 साल लगेगा पैसे कमाने में, बट हमें तो ये पता नहीं है कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, और पी रेशियो भी उस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आप दो कंपनी ले रहे हैं, दोनों कंपनी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। आज के डेट में दोनों कंपनी का एक शेयर का प्रॉफिट 10 रुपए है, लेकिन एक कंपनी 10% से ग्रो कर रही है और एक कंपनी 0% से ग्रो कर रही है। तो जो कंपनी 0% से ग्रो कर रही है वहां आपको अपना पैसा रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो कंपनी 10% से ग्रो कर रही है वहां तो आप 10 साल से कम में ही अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। तो अगर दो कंपनी का सेम रेवेन्यू है, सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सेम ईपीएस है, और वो सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कंपनी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है वो कंपनी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पी रेशियो इस चीज को कैप्चर नहीं कर पाता। तो हर वैल्यूएशन मीट्रिक की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। सो उसी तरीके से पी रेशियो की भी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खामियां हैं। अच्छाई ये है कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। बट अगर आप सोचो कि कहाँ ये काम नहीं कर रहा है, कहाँ ये फेल कर रहा है, तो ये दो कंपनी के ग्रोथ को डिफरेंशिएट करने में फेल कर गया। मैं थोड़ा और बता देता हूँ कहाँ पी रेशियो यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो और वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हो, तो आपको सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना आना चाहिए। इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने कुमार सौरभ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर एक कोर्स बनाया है, जहां हमने वैल्यूएशंस के हर एक फ्लो को डिटेल में समझाया है। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं, along with giving you the right scanners and Excel sheets, जो कि आपको directly help करेंगे to identify stocks जिनमें अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। अगर आप ये वैल्यूएशंस के स्किल को सीखना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और हमारे साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगर वो कंपनी ऐसी है कि बहुत ही वॉलेटाइल है, उसका फंडामेंटल, उसकी अर्निंग्स बहुत वॉलेटाइल है, लेट्स से कि इस साल 10 रुपए का प्रॉफिट की, पिछले साल 5 रुपए का की, अगले साल फिर से 7 रुपए का कर रही है, तो अब सवाल ये आता है कि आप 5 रुपए को रियल अर्निंग, सस्टेनेबल अर्निंग मानोगे, या 7 रुपए का, या 10 रुपए को। या कुछ कुछ कंपनीज जो हाईली साइक्लिक कमोडिटी कंपनीज होती हैं, इस साल 10 रुपए का प्रॉफिट कर रही हैं, अगले साल 10 रुपए का लॉस कर रही हैं। तो उस केस में अगर आप पीक प्रॉफिट पे पी रेशियो निकाल लो या बॉटम लॉस पे पी रेशियो निकाल लो, तो उस नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। तो पी रेशियो हम वहां यूज करते हैं जहां नंबर्स, अर्निंग्स, ये सब थोड़ी सस्टेनेबल लगती है। जहां ये सस्टेनेबिलिटी ही नहीं है तो वहां पी रेशियो यूज करने का दरकार नहीं है।
तो इसीलिए साइक्लिक कंपनीज में पीई रेशियो को हम नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे तो बहुत गलत इंसाइट निकल के आ जाएगा। तीसरा, फिर से मैं वही दो कंपनीज का एग्जांपल ले लेता हूं कि दो कंपनी है, सेम सेल्स है, सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सेम ईपीएस है और सेम प्राइस पे ट्रेड कर रही है। लेट अस से कि एक कंपनी है जो बहुत ही डेट में है और एक कंपनी है जो डेट फ्री है। और अब मान लीजिए कि कल को मार्केट बहुत खराब हो गया, डिमांड एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो जो कंपनी ज्यादा डेट में है उस कंपनी पे प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, उस कंपनी का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपका पी रेशियो ये सब जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आप तो सीधे मार्केट कैप देख रहे थे। तो जहां पे ये सब बातें आती हैं कि आप दो कंपनीज जो ईपीएस और प्राइस पे सेम है बट बैलेंस शीट में डिफरेंट है, ये डिफरेंशिएशन, ये वैल्यूएशन मीट्रिक कैप्चर नहीं कर पाता। और इसीलिए आप देखोगे मार्केट में और भी रेशियोज हैं। एक इंटरप्राइज रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, ईवी टू एबिटा का कॉन्सेप्ट होता है, कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। तो दीज आर द रीजंस कि पी रेशियो कहीं काम करता है, कहीं काम नहीं करता है, कहीं पी रेशियो से काम चल जाता है, कहीं दूसरे भी मीट्रिक देखने पड़ते हैं। अब पी रेशियो के बाद एक बहुत ही पॉपुलर मीट्रिक है जो पी रेशियो से ही डेराइव होता है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग है। उसको पेग रेशियो कहते हैं, पीईजी रेशियो। मतलब पी तो था ही, उसमें जी भी ऐड हो गया। तो आइए समझते हैं पेग रेशियो क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि पी रेशियो में ग्रोथ कैप्चर नहीं हो पाता और हमने दो कंपनीज का एग्जाम्पल लिया था। जैसे आप एक सेक्टर में ही मान लीजिए कि दो कंपनीज है, लेट्स से कि पेंट सेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं हाइपोथेटिकल नंबर मान रहा हूं कि लेट्स से हमारे पास एक एशियन पेंट है, एक बर्जर पेंट है और लेट्स से कि दोनों सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, दोनों का प्राइस सेम है। लेकिन अगर एशियन पेंट्स 10% से ग्रो कर रहा है और बर्जर पेंट 0% से ग्रो कर रहा है, तो ये तो पी रेशियो कैप्चर नहीं कर पाया, वो तो बराबर पी दे रहा है। तो आप अगर ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, बट वो कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो इसको कैसे वैल्यूएशन में कैप्चर करें? या दूसरा एक क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। जैसे तीसरी कंपनी ले लेते हैं उसी सेक्टर में, इंडिगो पेंट। अब लेट्स से कि हमें लग रहा है कि इंडिगो पेंट तो 40 के पी रेशियो पे चल रहा है और 40 एक बहुत हाई पी रेशियो है, बिकॉज आज के डेट में जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसका 40 गुना दे रहे हो उस कंपनी को खरीदने के लिए। मतलब आपको, अगर ये कंपनी ग्रो नहीं करती है तो आपको 40 साल लग जाएंगे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। और वो एब्सोल्यूट टर्म में है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी टर्म में नहीं है, बिकॉज जो 40वें साल का प्रॉफिट आएगा उसका तो आज के डेट में वैल्यू बहुत कम होगा। तो यहां पे भी पी रेशियो में लगता है कि कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, बट अगर वो कंपनी 50% से ग्रो कर रही है तो क्या वो ओवर वैल्यूड है? बिकॉज अगर ये कंपनी 50% से ग्रो कर रही है तो आपको 40 साल नहीं, मे बी वो प्रॉफिट आपको 8 साल में ही रिकवर हो जाए। तो ये सब जो चीजें हैं ग्रोथ की, ये पी रेशियो कैप्चर ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम पेग रेशियो को यूज करते हैं जहां पी के बाद ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब हम पेग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए वो समझते हैं। और मैं ये सब आपको अब एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। तो आप जो स्क्रीन पे ये जो डेटा देख रहे हैं, ये कंपनी का डेटा है, एलटी फूड्स का डेटा। screener.in से हमने सारा डेटा निकाला है। और अगर आप देखोगे तो आज के डेट में ये स्टॉक 176 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये 12 मार्च का डेटा है। प्राइस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 2-4% डिपेंडिंग ऑन मार्केट। सो ये कंपनी 176 रुपए पर शेयर पे ट्रेड कर रही है। सो ये इसका प्राइस हो गया। पी रेशियो में ई क्या है? अर्निंग पर शेयर है, मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। आप नेट प्रॉफिट देखोगे इस कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 579 करोड़ का प्रॉफिट है। और बेस्ड ऑन कितने करोड़ शेयर्स हैं इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब जब आप इस 579 करोड़ प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हो तो एक शेयर पे 16.5 रुपए का प्रॉफिट आता है, जो 16 रुपए 49 पैसे है। तो आपका पी हो गया 176 रुपी, आपका ई हो गया 16.49। तो जब आप 176 को 16.49 से आपने डिवाइड किया तो आपका पी रेशियो आ गया 10.7। अब जब ग्रोथ की बात करते हैं तब आता है कि इसका पेग रेशियो क्या है। सो अगर आप देखोगे तो यहां मैंने दो नंबर्स कैलकुलेट किए हैं, ईपीएस ग्रोथ। सो पेग रेशियो में जो जी होता है वो होता है ईपीएस ग्रोथ रेट, और हम क्या करते हैं, हम पी रेशियो को डिवाइड करते हैं ईपीएस ग्रोथ रेट से। क्यों? लेट अस से कि एक कंपनी है जिसका पी रेशियो 20 है और वो कंपनी
30% से ग्रो कर रही है। तो जब आप पीई डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 30 होगा, तो वो नंबर 1 से कम होगा। लेट्स से कि वही कंपनी जो पी रेशियो 20 पे अवेलेबल है वो 20% से ग्रो कर रही है, तो आपका पेग रेशियो 20 डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा। और तीसरा केस लीजिए कि जब वही कंपनी जो 20 पी रेशियो पे है वो सिर्फ 10% से ग्रो कर रही है, तो उसका पेग रेशियो 20 डिवाइडेड बाई 10 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि अगर यही कंपनी जो 20 पी पे है जब 30% से ग्रो करती है, 20% से ग्रो करती है और 10% से ग्रो करती है, जो सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है वो तब है जब जो हाई रेट से ग्रो कर रही है, बिकॉज आप प्राइस तो उतना ही 20 टाइम्स पे कर रहे हो, लेकिन एक जगह आपको 30% ग्रोथ मिला, एक 20 एक 10। सो सबसे जो अच्छा सिचुएशन है वो ये है कि आपको 30% का ग्रोथ मिला, और जो सबसे खराब सिचुएशन है वो है कि 10% का ग्रोथ मिला। तो जब भी आपका पेग रेशियो 1 पे होता है उसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज ऑफ ईपीएस ग्रोथ है और जो मल्टीपल आप पे कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम है। 20 P for 20% growth, 20 divided by 20 equal to 1. So P PEG ratio equal to 1 आइडियल सिनेरियो हो गया। अट्रैक्टिव सिनेरियो क्या है? आप 20 मल्टीपल्स पे कर रहे हो बट कंपनी 25% से ग्रो कर रही है, 30% से, 35% से, 40% से। दैट मीन्स कि आपका पेग रेशियो 1 से कम होता जाए। जब आप 30% से ग्रो कर रही है 20/30 0.6 के अराउंड हो जाएगा पेग रेशियो। जब 40% से ग्रो कर रही है 20/40 0.5 हो गया पेग रेशियो। तो पेग रेशियो 1 से जितना कम होता जाएगा वो उतना अट्रैक्टिव होता जाएगा। और जब कंपनी धीरे ग्रो कर रही है आपके मल्टीपल से, जैसे 20 मल्टीपल्स पे आप 20 टाइम्स मल्टीपल पे 10% से ग्रो कर रही है, तो आपका पेग रेशियो दो हो गया। अगर लेट्स से कि 20 टाइम्स मल्टीपल पे कंपनी सिर्फ 4% से ग्रो कर रही है, तो आपका पेग रेशियो 5 हो गया। तो आप 1 से जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं उतना स्टॉक अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो यहां अगर आप एलटी फूड्स का अगेन अगर आप नंबर्स देखें और डेटा देखें और अगर हम पेग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखें, तो अब यहां पे आता है कि थोड़ा सा हमें नंबर्स एनालाइज करने के पहले ना डेटा समझना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ एक आउटलायर सिचुएशन ले लेते हैं और हम उसको रियलिटी मान लेते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने बोला कि जी का जो पार्ट है दैट इज फॉर ईपीएस ग्रोथ रेट। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि हम ईपीएस ग्रोथ रेट कैसे लें। जो सबसे सिंपल तरीका हो सकता है, मैं क्या कर रहा हूं यहां, मार्च 23 का ईपीएस देखा और अभी टीटीएम देखा, बिकॉज ऑलरेडी 9 महीने हो चुके हैं। आई नो कि इसमें एक क्वार्टर का डेटा वो मार्च से आ रहा है, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आप मान लीजिए टीटीएम की जगह FY25 का नंबर होता, मार्च 24 का नंबर होता, और लेट्स से कि ये नंबर 16.49 था। तो बेसिकली जो ईपीएस है वो 11.6 से 16.49 चला गया, विच इज ऑलमोस्ट ए 42% ग्रोथ रेट। सवाल ये है कि ये जो 42% ग्रोथ रेट है क्या ये सस्टेनेबल है? और अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हर साल ये कंपनी 42% से ग्रो कर रही है। मे बी एक बहुत अच्छा साल था इस कंपनी के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 42 से ही ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी। हमें अपने रिसर्च से ये समझना होगा कि ये जो एक साल का नंबर है कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत बुरा होता है। क्या ये सस्टेनेबल है? तो सस्टेनेबल ईपीएस ग्रोथ रेट क्या है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एक साल के डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक दूसरा रेशियो निकाला है यहां पे, फिर पेग रेशियो। यहां मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली 6 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट देखा है। तो अगर आप टीटीएम देखोगे तो 16.49 है, और अगर आप 2018 मार्च 2018 का नंबर देखोगे तो 4.21 है। सो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक साल में जो ईपीएस ग्रोथ रेट हुआ उसकी जगह इन 6 साल में क्या ईपीएस ग्रोथ रेट हुआ है। और सी ये सब कॉन्सेप्ट है, हम इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। सो हमें कभी भी फॉर्मूला में बंधना नहीं है, हमें लॉजिक समझना है और हमें उस लॉजिक को एज पर दिस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो मैं एक सस्टेनेबल ईपीएस ग्रोथ रेट चाह रहा हूं और मुझे लगता है कि ये जो 6 साल का नंबर है ये शायद ज्यादा सस्टेनेबल हो, मैं इस नंबर को लेता हूं। तो जब मैं इस नंबर को लेता हूं तो ये जो 42% का ग्रोथ रेट था विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ये घट के 25% पे आ जाता है। अगर आप
4.21 से 16.49 ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years देखोगे तो ये 25% ईपीएस कैगर ग्रोथ रेट है। दैट मीन्स मेरा जो जी है वो 42% नहीं हुआ, वो अब 25% हो गया। जब मैं ये नंबर लेता हूं और उसको आज का जो पी है 10.7 उससे डिवाइड करता हूं तो मेरा पेग रेशियो 0.42 आता है। लेकिन अगर मैं 42% से डिवाइड करूं तो मेरा पेग रेशियो 0.25 आता है। और आपने सीखा कि पेग रेशियो एक से जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो होने को तो 0.25 ज्यादा अच्छा पेग रेशियो हो सकता था, बट मैं इस एक ईयर के ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं डिपेंड कर रहा हूं 6 साल के ग्रोथ पे, तो मेरा पेग रेशियो 0.42 आया, जो अगेन अच्छा है। सो दो कंपनी 11 पी पे अवेलेबल है, इसका पेग रेशियो 0.42 है, विच मींस कंपनी जिस मल्टीपल पे हम पे कर रहे हैं उस मल्टीपल के अगेंस्ट डबल रेट से ग्रो कर रही है कंपनी। सो दैट मीन्स कि पेग रेशियो से कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरीके से हम ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन डिफाइन करते हैं कि मतलब कहाँ ओवर वैल्यूएशन है। सो जब भी अगर आपका पेग रेशियो 0.5 आ रहा है, 0.4 आ रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यही ग्रोथ फ्यूचर में होगा, तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब जो वैल्यूएशन का एक्सरसाइज है ये सब हमने पास्ट ग्रोथ पे निकाला। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर अलग भी हो सकता है, तो वो भी एनालिसिस करना है। अगर पास्ट में 25% से ग्रो हुआ है तो फ्यूचर में क्या ग्रो हो सकता है, बट इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ आइए ये भी समझ लेते हैं कि ओवर वैल्यूएशन हम कैसे नंबर्स में मेजर करते हैं। और अगेन मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लाइव बोले तो आज लाइव नहीं है, बट 2 साल पहले का ये कैप्चर किया हुआ एक कंपनी का एनालिसिस है जो मैंने पब्लिक डोमेन में रखा था। और 2020-21 में आईटी सेक्टर काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ था। डिजिटल एज अ थीम बहुत अच्छा कर रहा था। बट यूजुअली ओवर वैल्यूएशन भी जो होता है वो यूफोरिया में ही आता है, जब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। और उस समय एक कंपनी लिस्ट होके आई थी, हैप्पीएस्ट माइंड। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूएशन टेरिटरी में चली गई। और कैसे इसको मेजर करते हैं, तो मैंने एक ट्वीट किया था, ये जुलाई 2021 का ट्वीट है। और यहाँ पे है स्टेटमेंट क्या था, लेट अस अज्यूम देयर इज अ 20% सेल्स ग्रोथ एंड 30% ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर 5 years। अगर आप देखोगे कितनी कंपनीज 5 साल तक 20% का सेल्स ग्रोथ रेट कर पाती हैं, आपको बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं मिलेंगी। सो दैट मीन्स कि आप इस कंपनी को रियली एक आउटलायर कंपनी समझ रहे हो जो 20% का सेल्स ग्रोथ रेट कर सकती है। और मैं 30% ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर में सर्विसेज में अगर आप देखोगे कौन सी कंपनी बहुत अच्छे मार्जिन पे काम करती है, तो टीसीएस इज लाइक द रोल मॉडल एग्जाम्पल। और टीसीएस 29% पे है, मैंने 30% ऑपरेटिंग मार्जिन माना। तो दीज आर द बेस्ट नंबर्स वी कैन थिंक ऑफ फॉर दिस कंपनी, बिकॉज इस स्पेस में मिड कैप सर्विसेज स्पेस में 20% के बियॉन्ड ग्रो कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज द ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री ग्रोज एट अराउंड 4%। जो सर्विसेज आउटसोर्सिंग है दैट ग्रोज अराउंड 6%। जो इंडियन कंपनीज है दे ग्रो अराउंड 8-9%। So for a smaller company to scale at a higher level, 20% look like a very very decent number. At least मैं इससे ज़्यादा बड़ा ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। और जब हम ये ग्रोथ नंबर्स लेते हैं, 20% सेल्स ग्रोथ कैगर फॉर नेक्स्ट 5 years विथ 30% ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर हम ये मान लें कि आज के डेट में जो वैल्यूएशन और प्राइस है हैप्पीएस्ट माइंड का, जो 2021 में आप देखोगे ऑलमोस्ट 1400 रुपए का प्राइस था और 100 का पी था, मतलब अगर वो कंपनी ग्रो नहीं करे तो आप अगले 100 साल में जाके पैसे रिकवर करोगे। दैट इज द वैल्यूएशन आप पे कर रहे हो। तो अगर मैं ये मान लूं कि हैप्पीएस्ट माइंड मैंने आज खरीद लिया और हैप्पीएस्ट माइंड 20% सेल्स ग्रोथ रेट कैगर अगले 5 साल करता रहा 30% ऑपरेटिंग मार्जिन पे, और अगर हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, 5 साल उतना ही रह गया, फिर भी 5 साल के बाद ये कंपनी 47 पीई पे रहेगी। अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो और वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हो, तो आपको सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना आना चाहिए। इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए हमने कुमार सौरभ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर एक कोर्स बनाया है, जहां हमने वैल्यूएशंस के हर एक फ्लो को डिटेल में समझाया है। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं, along with giving you the right scanners and Excel sheets, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिनमें अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है।
अगर आप ये वैल्यूएशंस के स्किल को सीखना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और हमारे साथ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन सीखिए. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. So this was the kind of overvaluation which was there कि अगर आपका 5 साल प्राइस नहीं बढ़े और कंपनी 20% से ग्रो करे फिर भी 47 पी. यूजुअली आप देखोगे 20-30 पी एक डिसेंट पी माना जाता है, बट जैसा कि मैंने बताया पी ग्रोथ कैप्चर नहीं करता है, तो इसीलिए हाई ग्रोइंग कंपनी में कितना पी देना ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाई ग्रोइंग कंपनी में आप सिर्फ 20 पी दोगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हो. सवाल ये उठता है कि कितना ग्रोथ और कितना पी देना है. तो यहाँ पे मैं 20% से ज़्यादा ग्रोथ मान नहीं पा रहा हूँ और 100 पी देना है. मे बी 20% 30% ग्रोथ होता, मे बी मैं 35 पी दे देता, 38 दे देता, शायद 40 दे देता, लेकिन 100 पी दूंगा तो क्या होगा. तो ऐसे आप जब नंबर्स को लेके थोड़ा सिमुलेट करते हो, सोचते हो, तो आपको क्लियर आइडिया लगने लगता है कि आप कितना ओवर पे कर रहे हो. और यहाँ मेरा आइडिया ये था कि अगर ये 20% से भी ग्रो कर जाए और प्राइस मेरे को 0% रिटर्न मिला, फिर भी 5 साल के बाद 47 पी और धीरे धीरे ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है. जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ग्रोथ करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो मैंने तो बहुत कम कंपनीज देखी हैं कि जो मतलब इतने हाई रेट से ग्रो करें और उसके बाद भी उनका ग्रोथ रेट उतना ही मेंटेन रहे. तो इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि उस समय का पी जो था विजा विद जो ग्रोथ पॉसिबल था वो बहुत ज्यादा था. बट आइए कि अब जानते हैं उस कंपनी का हुआ क्या, बिकॉज ये ट्वीट तो मैंने कर दिया 2021 में, बट इस ट्वीट के बाद कंपनी का हुआ क्या. तो अगर आप देखोगे क्या हुआ है, ये जो प्राइस था 1400 रुपए का, ये एक्चुअली एक साल के बाद ऑलमोस्ट 1000 रुपए आ गया और आज के डेट में ये देखिए मार्च का प्राइस है. सो जो 1400 रुपए का प्राइस था ये 2 साल में घट के 800 रुपए पे आ गया है. आपको पता है मार्केट में कितना पैसा बना है पिछले 2 साल में, और अगर आप इस कंपनी में उस पी पे उस वैल्यूएशन पे लेते तो आपका 100 रुपया 60 रुपया हो जाता. अब आप ये भी देखिए कि कंपनी ग्रो कैसे की है. अब आप लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर देखेंगे तो ये कंपनी 13% का सेल्स ग्रोथ रेट की. सो जब कंपनी 100 पी दे रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 30%, 35%, 40% से ग्रो करेगी. और मैंने अपने एस्टीमेट में माना कि चलो मैं मान लेता हूं कंपनी 20% से ग्रो करेगी, लेकिन पिछले एक साल में टीटीएम बेसिस पे कंपनी बस 13% से ग्रो की. उससे पहले कर रही थी वो 25-24% से ग्रो कर रही थी, लेकिन टीटीएम के नंबर्स बहुत खराब आए. 13% का सेल्स ग्रोथ रेट, 9% का प्रॉफिट ग्रोथ रेट. तो जब आप एक कंपनी को 100 पी देंगे और वो जब 9% का पैट ग्रोथ रेट करेगी तो फिर मार्केट तो उस स्टॉक को पीटेगा ही पीटेगा. और वही रीजन है कि 1400 रुपए का स्टॉक 800 पे आ गया. तो एक लेसन ये भी है कि जब भी आप किसी हाई ग्रोइंग कंपनी को एक बहुत ही हाई पी दे रहे हैं तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि वो ग्रोथ कायम रहेगा और वो ग्रोथ आएगा. पहले तो कितना ग्रोथ और कितना पी, और उसके बाद वो ग्रोथ आने की सर्टेनिटी क्या है, उस ग्रोथ को नहीं आने के रिस्क क्या है, और अगर वो सर्टेनिटी नहीं है, रिस्क ज्यादा है, चांसेस कम है कि वो ग्रोथ हो पाएगा, तो फिर आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा. नहीं तो फिर आप ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में पड़ जाएंगे. और यूजुअली यही होता है कि बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में लोग पीक ग्रोथ पे, पीक मार्जिन पे पीक वैल्यूएशन मल्टीपल दे देते हैं और उसके बाद फिर स्टोरी डीरेल हो जाती है और फिर पूरा वेल्थ डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है. तो ये एक एग्जाम्पल था समझने का कि ओवर वैल्यूएशन क्या होता है और ओवर वैल्यूएशन को कैसे मेजर करते हैं, जो कभी भी एक एग्जैक्ट एक्सरसाइज नहीं होगा. बट आप जब ये अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि ये ज्यादा ओवर वैल्यूड साइड पे है या ज्यादा अंडर वैल्यूड साइड पे है.